कि जी जब हम ऑन्कोजेनेसिस को डिस्कस करने लगे हैं, ऑन्कोजेनेसिस यानी कि कैंसर जो है वो दो टाइप्स का होता है, बनाइन होता है या फिर मेलिग्नेंट होता है। बनाइन जो है वो हार्मफुल नहीं होता, इसके अंदर सेल्स की इनकैप्सुलेशन नहीं होती है, वो कोई प्रोडक्ट्स रिलीज़ नहीं कर रहे होते जो दूसरे सेल्स पे जाके इन्वेड करें और उनको जाके जो है डिस्ट्रॉय करें। यहाँ पे मेटास्टेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता। इसके बरक्स जो मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके सेल्स जो है इनकैप्सुलेटेड नहीं होते, वो जाके डिस्टेंट टिश्यूज़ को इन्वेड करते हैं और वहाँ जाके डिस्ट्रक्शन कॉज करा सकते हैं। यानी कि ये ब्लड और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसके थ्रू जो है डिस्टेंट टिश्यू में, फॉर एग्जांपल अगर लंग्स का कैंसर हुआ है तो वहाँ से वो लिम्फेटिक ड्रेनेज या ब्लड के थ्रू डिस्टेंट ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल वो जीआईटी में जाकर वहाँ पे कैंसर कॉज करा सकते हैं। खैर ये जो है एक जनरल सा बताया कि किस तरह की टाइप्स होती हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। हमने कैंसर की प्रोडक्शन को देखना है, तो दो टर्मिनोलॉजीज़ को समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक हमारे पास प्रोटो ऑन्कोजीन्स और दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन और ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है इस तरह के ऑपोजिट आप समझ लें। सबसे पहले प्रोटो ऑन्कोजीन जो है हमारे सेल प्रोलिफ्रेशन के लिए काम करती है, यानी कि सेल ग्रोथ को बढ़ाती है। किस तरह से बढ़ाती है? ये ग्रोथ फैक्टर्स रिलीज़ कराती है, ये ग्रोथ फैक्टर्स रिसेप्टर्स रिलीज़ कराती है, ये जीटीपीएस की प्रोडक्शन कराती है। और उसके अंदर कौन सी जीन आ जाती है? प्रोटोन्कोजीन आ जाती है, आरएएस प्रोटोन्कोजीन्स आ जाती है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को की प्रोडक्शन कराती है और उसके लिए कौन से हमारे पास प्रोटोन्कोजीन है? MYC। खैर इन सब का आपको पता है, इन सब का मकसद जो है हमारे बॉडी की ग्रोथ कराना है, सेल्स की ग्रोथ कराना है। लेकिन ये ग्रोथ जो है वो इस हद तक होती है कि वो कैंसर कॉज ना करे, ठीक है। यानी कि कैंसर का आपको पता है कैंसर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होती है। इसको दूसरा नाम नियोप्लाज्म भी है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर नियोप्लाज्म आ जाए या कैंसर आ जाए, ऑन्कोजेनेसिस, ये सारे ही एक ही चीज़ के डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो है इतनी ग्रोथ नहीं करवाती जिसकी वजह से क्या हो जाए? कैंसर हो जाए। लेकिन कुछ इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं, डिफरेंट कॉजेज़ आ जाते हैं जिसके अंदर हमारे पास रेडिएंट एनर्जी, हम इसको एक्सप्लेन पूरी तरीके से मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से रेडिएंट एनर्जी जो है वो प्रोटोन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट करा देती है और कैंसर कॉज कराती है। कुछ केमिकल एजेंट्स होते हैं, कार्सिनोजेन हम उनको बोलते हैं, और कुछ वायरसेस होते हैं जो कि क्या कराते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन्स को कन्वर्ट करा देते हैं ऑन्कोजीन्स के अंदर। ये कॉजेज़ हैं इसके, और डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू जो है कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन में। फॉर एग्जांपल म्यूटेशन हो जाएगी, ठीक है। मेन जो कॉज होता है ना कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स कन्वर्ट होगी ऑन्कोजीन्स में, वो म्यूटेशन होती है। बहरहाल मैकेनिज्म मैं आपको बाद में बताऊंगी डिटेल से। अभी फ़िलहाल क्या हुआ, कुछ इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं, इस कॉजेज़ आ जाते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में। और ऑन्कोजीन्स इस तरह की जीन्स होती हैं जो कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स वाले ही काम करती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मैनर के अंदर। यानी कि अगर ये जो है एक ग्रोथ फैक्टर प्रोड्यूस कर रहा है तो उसी टाइम पे ये 1000 ग्रोथ फैक्टर्स प्रोड्यूस कराएंगे, यानी कि ये बॉडी के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। अब ये प्रोटो ऑन्कोजीन जो है एक्चुअली हमारे पास ऑन्कोप्रोटीन्स कॉज कराते हैं, ठीक है। जो ये प्रोटीन यानी कि जीन्स ज़ाहिर उन्होंने प्रोटीन्स बनानी है, तो कौन सी प्रोटीन्स बनाते हैं? ऑन्कोप्रोटीन्स। और ऑन्कोप्रोटीन जो है ये रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन होते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन भी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मैनर की, अग्रेसिव मैनर के अंदर आप कह सकते हैं, बहुत रूड प्रोटीन्स होती हैं जो कि क्या करवा देती हैं? कैंसर यानी कि सेल की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? कैंसर की प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है। तो आपने याद रखना कि ऑन्कोप्रोटीन्स जो हैं वो केपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर है। किस तरह से कि इनका जो काम होता है वो सेल की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना देना है, और साथ में ये रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन होती हैं, ठीक है। जो प्रोटीन्स बनती हैं वो डिग्रेड नहीं हो सकती, तभी तो ये प्रोड्यूस और होती रहती हैं और सेल की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ाती रहती हैं। खैर एक हमने प्रोटो ऑन्कोजीन्स के जो बता दिया मैंने आपको जनरल सा ओवरव्यू, बाद में हम डिटेल्स देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन। नाम से जाहिर है कि ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर ये ट्यूमर बना रही हैं वाया ऑन्कोजीन्स, तो ये क्या होगा? अगर ट्यूमर बन गया तो उसको सप्रेस कर रही हैं, ठीक है। अब ये सप्रेस जो हैं दो तरीके से करती हैं। सबसे पहले गेट कीपर के तौर पर एक्ट करती हैं, दूसरे नंबर पर ये केयर टेकर के तौर पर एक्ट करती हैं। गेट कीपर और केयर टेकर का क्या मतलब है? गेट कीपर का मतलब है कि ये डायरेक्टली हमारे जो ग्रोथ हो रही होती है ना, मतलब ज़ाहिर है ग्रोथ होनी है तो डीएनए की रेप्लिकेशन होनी है, तो ये डीएनए की रेप्लिकेशन को कम करा के, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली, जैसे कि आपको पता है कि अगर सेल साइकिल यूँ चल रहा है, जैसे कि आपने एफएससी में पढ़ा होगा कि G1 फेज चलता है, फिर G2 फेज चलता है, फिर माइटोटिक फेज आता है, और उससे पहले G0 फेज भी होता है, और दरम्यान में S फेज भी होता है, ठीक है। यानी कि G1 G2 S फेज, G1 G2 S फेज और फिर माइटोटिक फेज होता है। तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि डिफरेंट चेक पॉइंट्स लगे होते हैं ऐसे,
डिफरेंट चेक पॉइंट्स, वहाँ हमने एफएससी में इस तरह की डायग्राम देखी थी कि डिफरेंट चेक पॉइंट्स लगे होते हैं। तो G1 से अगर G2 में उन्होंने जाना है ना, तो दरमियान में चेक पॉइंट्स होंगे जो कि हॉल्ट करेंगे, वो चेक करेंगे कि ये DNA सही बन रहा है, ये चीज़ होनी चाहिए, कहीं सेल के अंदर पहले से ज़्यादा इस तरह के सेल्स तो नहीं बने हुए। तो ये चेक पॉइंट डिफरेंट होते हैं। तो एक डायरेक्टली चेक पॉइंट कंट्रोल करा के हमारे डायरेक्टली सेल ग्रोथ को होने ही नहीं देती, या फिर क्या कराती है, अपॉप्टोसिस करा देती है, यानी कि सेल डेथ करा के डायरेक्टली सेल की ग्रोथ को क्या करती है, कम करती है। तो ये तो केयर गेट कीपर का काम हुआ, ठीक है। और दूसरी होती है हमारे पास केयर टेकर, ये ग्रोथ को कम तो नहीं करती, लेकिन वो ये देखते हैं कि अगर ग्रोथ हो भी रही है ना, तो वो सही तरीके वाली हो, कहीं अबनॉर्मल DNA तो नहीं प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से जो अगला हमारा यानी कि म्यूटेशन प्रोड्यूस होगी, अगला सेल जो होगा बहुत ज़्यादा ख़राब किस्म का बनेगा। तो ये केयर करती है इस चीज़ की कि हमारी ओवरऑल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। कैसे, DNA रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू ये करती है और DNA की इंटेग्रिटी को मेंटेन करती है। तो ये दो तरह के हमारे पास ट्यूमर सप्रेसर, एक गेट कीपर जो कि चेक पॉइंट और अपॉप्टोसिस के थ्रू ग्रोथ को कम करती हैं, और दूसरी जो है ओवरऑल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है वाया DNA रिपेयर और DNA इंटेग्रिटी मैकेनिज्म, ठीक है। वो आपको कंसेप्ट है, अगर नहीं भी आया तो मैं अब एग्जांपल के थ्रू आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि P53 है, ठीक है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं 2 मिनट। हाँ जी, तो क्या था, मैंने आपको बताया कि P53 ट्यूमर सप्रेसर P53, इसका ना मैकेनिज़्म जो है ना पास्ट पेपर में आ चुका है एक दफ़ा, तो ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से काम करती है। तो ट्यूमर सप्रेसर P53 जो है, इसका मोलिकुलर वेट हमारे पास 53 किलो डेका है, और ये एक्चुअली हमारे पास DNA बाइंडिंग फैक्टर है। अब जैसे मैंने बताया कि ट्यूमर सप्रेसर जो है 2 तरीके से काम करती हैं, तो गेट कीपर के तौर पर एक्ट करके या फिर केयर टेकर के तौर पर एक्ट करके। तो ये बिल्कुल P53 भी इसी तरह से काम करती है। अब आपको ये जो होती है ना हमारे P53, मैंने आपको बोला कि DNA बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, मतलब कि जब भी DNA की रेप्लिकेशन हो रही होगी तो P53 वहाँ पे जाके DNA के साथ बाइंड करेगा। अब जितनी ज़्यादा सेल की प्रोलिफरेशन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, DNA की रेप्लिकेशन होगी। इसका मतलब है कि P53 का लेवल भी उतना ही ज़्यादा होगा और उतनी ज़्यादा अटैचमेंट उसके साथ होगी। इसका मतलब है जब भी कैंसर होने वाला होगा, कैंसर नहीं ना कहें, अगर हम ये कह दें कि अबनॉर्मल सेल ग्रोथ होने वाली होगी, तो P53 का लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और व्हेनेवर P53 का लेवल बढ़ता है तो उसके तब वो क्या कराता है, इंड्यूस कराता है P21 CIP को। ये एक जीन है कैस्केड ऑफ जीन है, ठीक है। P21 CIP को एक्टिवेट कराता है, जो कि एक्चुअली CDK साइक्लिन इनहिबिटर है। अब यहाँ पे आ जाता है कि CDK साइक्लिन इनहिबिटर से क्या हमारा वास्ता है। तो मैं आपको बता दूँ कि जब DNA की रेप्लिकेशन हो रही होती है ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा वो साइकिल सारा चल रहा है, G1 है, G2 है, S है और फिर माइटोटिक है, यहाँ पे G0 था, ठीक है, कहीं पे। तो ये P53 जो है ना, चेक पॉइंट एट द लेवल ऑफ G1 और G2 कराती है, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 चेक पॉइंट्स होते हैं ट्यूमर सप्रेसर P53 के। तो जब भी DNA रेप्लिकेशन होगी ना, तो यहाँ पे हमारे पास साइक्लिन D बनेगी, ठीक है। साइक्लिन D यहाँ पे हमारे पास बनती होती है। और हमारी जब DNA रेप्लिकेशन हो रही होगी तो आपको पता है वहाँ पे मैंने DNA रेप्लिकेशन पे भी एक वीडियो बना लिया, होप कि आपने वो देखी हो। तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि एक्चुअली जो हमारा ये इलोंगेशन 2 फैक्टर होता है ना, वो अटैच होता है यहाँ पे हमारे साथ, इधर उसके साथ एक दूसरे फैक्टर को जिसको PRB बोलते हैं, खैर उसका हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो इलोंगेशन फैक्टर 2 यहाँ पे हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है साइक्लिन D काइनेज, ठीक है। अब इसने क्या करानी होती है, यहाँ पे जाके इस फैक्टर की काइनेशन करनी होती है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप अटैच कराना होता है। जब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है ना, तो फिर ये रिलीज़ कर देता है इस इलोंगेशन 2 फैक्टर को, इलोंगेशन फैक्टर 2 को, इसको रिलीज़ करा देता है, जो कि फर्दर हमारी DNA की रेप्लिकेशन करा देता है। यानी कि मेन मकसद बताने का ये था सिर्फ यहाँ पर कि हमारे पास ये जो P21 CIP इंड्यूस हुई है ना, इसने जाके CDK साइक्लिन को इनहिबिट कर दिया, ठीक है। CDK साइक्लिन को इनहिबिट, जब CDK साइक्लिन इनहिबिट हो जाएगा तो यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। अगर फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी तो इलोंगेशन 2 फैक्टर हमारे पास रिलीज़ नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं हो सकेगी। तो एक तरह से इसने थोड़े टाइम के लिए, यानी कि अगर दोबारा से फॉस्फोराइलेशन हो जाए तो दोबारा से ये साइकिल चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसने सेल साइकिल को हॉल्ट कर दिया, यानी कि स्टॉप कर दिया। और ये हॉल्ट करने का मेन मकसद यही था कि सेल को कुछ टाइम मिल सके कि वो रिपेयर कर सके अपने डैमेज्ड DNA को, ठीक है। अगर DNA में कोई डैमेज हो गया है, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, जब इतनी ज़्यादा तेज़ी से रेप्लिकेशन हो रही है तो उसके अंदर मिस्टेक के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम उसको मिल जाता है कि अगर उसके अंदर कोई रिपेयर है तो उसको, अगर कोई डैमेज है, कोई ब्रेक है, तो उसे क्या किया जा सके, रिपेयर। होप मैं कन्वे कर पा रही हूँ।
अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूँगी, एक और वीडियो बना दूँगी इसके ऊपर मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए ये कि सी डी के साइक्लिन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से सेल साइकिल का प्रोसेस जो है वो हॉल्ट हो जाता है और टाइम मिल जाता है रिपेयर के लिए। और दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर डीएनए डैमेज इतनी ज़्यादा, यहाँ पर तो था ना कि डीएनए डैमेज इतनी ज़्यादा नहीं थी, उसको हम रिपेयर करा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ डीएनए डैमेज इतना ज़्यादा है कि उसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर P53 यानी कि ट्यूमर सप्रेसर P53 क्या करता है, ये उसकी अपोप्टोसिस करा देता है। यही जो गेट कीपर वाला काम था, ठीक है। चेक पॉइंट्स पर उसने देखा नहीं हो सकती, उसकी रिपेयर नहीं हो सकता, तो फिर उसने कहा कि अपोप्टोसिस कर देनी चाहिए। और अपोप्टोसिस जो है P53 के मैनर में होती है, अलग तरीके से अपोप्टोसिस होती है, हमारा वहाँ यहाँ पे उसका कंसर्न नहीं है। तो खैर P53 डिपेंडेंट फैशन के अंदर डीएनए डैमेज को रिपेयर कर देता है, जो कि इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो कैंसर का चांस बनेगा? कैंसर का चांस बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो ये हमारी ट्यूमर सप्रेसर जीन से काम होता है कि जब तक ये प्रेजेंट होती है हमारे से जो है ट्यूमर नहीं हो सकता बॉडी के अंदर। और दूसरी तरफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स का आपने फंक्शन मैंने उसका बता दिया। अब हम आगे आते हैं कि क्या होता है कि कैंसर कॉज हो जाता है। एक पहली चीज़, प्रोटो ऑन्कोजीन्स अगर ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएँ, उसकी वजह से ऑन्कोप्रोटीन बने, सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाए, कैंसर हो जाएगा। और साथ में दूसरा इसके लिए फैसिलिटेटिंग फैक्टर क्या है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन की क्या हो जाए, इनएक्टिवेशन हो जाए। अगर इनकी एक्टिवेशन हो जाए और इनकी इनएक्टिवेशन हो जाए तो सेल ग्रोथ बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है। तो आपने ये दो चीज़ें लाजमी याद रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स को जो मैंने कॉज का आपको बताया था, रेडिएंट एनर्जी, केमिकल कार्सिनोजन और ट्यूमर वायरस। अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है। एक्सप्लेनेशन इसलिए देखनी है क्योंकि पेपर्स के अंदर बहुत दफ़ा आया हुआ है कि रेडिएंट एनर्जी किस तरीके से जो है प्रोटो ऑन्कोजीन्स को ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कराती है, और केमिकल एनर्जी किस तरह से कैंसर कॉज कराती है, ट्यूमर वायरस किस तरह से कराते हैं। तो इसके लिए हार्पर के अंदर टेबल्स हैं, मैं वहीं से दिखा के आपको करवाती हूँ। देखिए, पहला हमारे पास आ गया है कि किस तरह से जो है डीएनए डैमेज कॉज होती है वाया रेडिएंट एनर्जी। तो रेडिएंट एनर्जी क्या करती है, यहाँ पे पायरिमिडीन, जो हमें पता है कि पायरिमिडीन्स होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, उनके डायमर क्रिएट करा देती हैं, ठीक है। यानी कि जैसे अगर ये डीएनए है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस पड़ी होती हैं, तो उनका जो होता है, जो उनका अटैचमेंट होती है वो ऑपोजिट साइड वाली नाइट्रोजनस बेस से होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे जो एक ही स्ट्रैंड है उसके अंदर दो नाइट्रोजनस बेस के दरमियान जो है बॉन्डिंग हो जाती है, ठीक है। यानी कि इसके दरमियान अगर इसके साथ होगी तो फिर इधर नहीं हो सकेगी। समझ आ रही है नहीं कि दो नाइट्रोजनस बेस यहीं पे प्रेजेंट है, उनका ही आपस में डाइमर बन जाता है। दो नाइट्रोजनस बेस एक ही स्ट्रैंड के एक दूसरे के साथ जो है, यानी कि एक सिंगल के साथ यूँ ऐसे बॉन्ड बन जाता है। तो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। पायरिमिडीनिक डाइमर्स यहाँ पे बन जाते हैं। दूसरा यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ए पायरिमिडीनिक साइड क्रिएट हो जाए, यानी कि नाइट्रोजनस बेस को एलिमिनेट करा लिया जाता है, ठीक है। तो अगर प्यूरिन को हटाया जाए तो ए पायरिमिडीनिक साइड क्रिएट हो जाएगी, अगर पायरिमिडीन को हटाया जाए तो ए पायरिमिडीनिक साइड, ए का मतलब एब्सेंट, ठीक है। तो पहला क्या, डायमर्स क्रिएट करा देते हैं पायरिमिडीन डायमर, दूसरा ए पायरिमिडीनिक और प्यूरिनिक साइड करा देते हैं। इसके अलावा डीएनए स्ट्रैंड का डैमेज कराते हैं कि सिंगल और डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स करा देते हैं, या फिर क्रॉस लिंक्स उनके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकता है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो सकता है, या फिर दो डीएनए स्ट्रैंड के दरमियान क्रॉस लिंक हो सकते हैं, यानी कि इस तरह से लिंक हो जाए, यूँ इस तरह से कुछ लिंक्स, इसे बोलते हैं क्रॉस लिंक्स। तो क्रॉस लिंक बन जाए, तो इस तरह से हमारे पास रेडिएंट एनर्जी कॉज कराती है। दूसरा हमने ये देखना था कि मैंने केमिकल कार्सिनोजन बोले थे, तो केमिकल कार्सिनोजन के लिए ये वाला टेबल है, इसके अंदर डिफरेंट क्लासेस यानी कि डिफरेंट केमिकल्स हमारे पास आ जाते हैं। ये क्लास बताई हुई है पूरी, और ये उनकी एग्जांपल बताई हुई थी कि उनके कौन कौन से कंपाउंड जो है ना वो कार्सिनोजेनिक हैं। अब पहले हमारे पास आ जाता है पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक यानी इनके अंदर बेंजीन रिंग हो, तो आपने इसमें से कौन सा देखना है, बेंजो ए पायरीन। उसका यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना है हमारे पास, ये देखिए, ये बेंजो ए पायरीन है, कितनी सारी बेंजीन रिंग्स हैं इनके अंदर। तो ये बेंजो ए पायरीन पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एरोमेटिक अमीन्स, कौन कौन से हैं। तो आपको याद है मैंने ज़ेनोबायोटिक्स के अंदर 2-एसिटाइल अमाइनो फ्लोरीन का आपको बताया था, ये यहाँ पे आ गया कि वो केमिकल कार्सिनोजेनिक है। उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजामीन, कौन से, डाई मिथाइल नाइट्रोजामीन और डाई इथाइल नाइट्रोजामीन। ये एज इट इज़ आपके SCQs आते हैं, इसलिए आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है, हम डिटेल में नहीं जा सकते हैं इनकी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बहुत सारी ड्रग्स भी कार्सिनोजेनिक हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल साइक्लोफॉस्फामाइड और डाई इथाइल सिल्वेस्ट्रिन। जो हमारे पास आ जाती है ना साइक्लोफॉस्फामाइड, ये कीमोथेरेपी के अंदर यूज़ होते हैं। तो कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट के अंदर, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी जो है ना, अगर ज़ीनोबायोटिक्स यानी किसी ज़ीनोबायोटिक कंसीडर करके इसकी आगे मेटाबॉलिज्म हो जाए तो ज़्यादा रिएक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और बजाय क्योर करने के कैंसर को एग्जैजरेट कर देती है।
ज़्यादा बढ़ा देती है। तो साइक्लोफॉस्फामाइड ये है। और इसके बाद डाईइथाइल सिल्वेस्ट्रिन जो है ये एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट के तौर पर यूज़ करती थी फीमेल्स, ठीक है। एस्ट्रोजन एजेंट यानी कि एस्ट्रोजेनिक एजेंट हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन इसका ये इफेक्ट देखा गया कि अगर वो फीमेल प्रेग्नेंट होती थी तो अगर जो बेबी होता था वो फीमेल होता था तो उसके अंदर वजाइनल कैंसर देखा गया। इसका मतलब है कि ये भी कार्सिनोजेनिक है। तो डाईइथाइल सिल्वेस्ट्रिन फिर इसलिए इसको यूज़ करना छोड़ दिया गया। इसके अलावा नेचुरल एक्टिंग कंपाउंड जैसे कि डेक्टिनोमाइसिन जो कि हमने एफएससी के अंदर पढ़े थे कि फंजाई के अंदर होते हैं डेक्टिनोमाइसिन। इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिन जो कि एफ्लाटॉक्सिन B1 जो कि पीनट्स के अंदर होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आ गई हैं। टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 हैं जो कि केमिकल कार्सिनोजेनिक हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से कौन कौन से वायरसेस हैं। अब देखें इस टेबल के अंदर बताया हुआ है कि कौन सा वायरस है, क्या जीनोम है उसका, और वो कौन सा कैंसर कॉज कराता है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एप्स्टीन बार वायरस। ये हर्पीस फैमिली से बिलोंग करता है। यहाँ पे क्या होता है, ये एक्चुअली बी सेल्स पर अटैक करता है। जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स होते हैं उन पर जाके अटैक करता है और उस यहाँ पे जो है ना बी सेल लिम्फोमा काज करा देता है, ठीक है। ये जो बर्किट लिम्फोमा लिखा हुआ है ना ये भी एक्चुअली बी सेल्स का ही लिम्फोमा होता है, ठीक है। यानी कि देखें अगर हम लिम्फोमा वगैरह की बात करने लगे हैं तो मैं ये भी बता देती हूँ कि कैंसर अगर हमारा एपिथेलियल सेल्स को, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर कैंसर हमारा एपिथेलियल सेल्स का हो ना तो इसे हम कार्सिनोमा बोलते हैं। अगर मिज़नकाइम का हो, मिज़नकाइमल टिश्यू सेल्स का हो तो उसे हम बोलते हैं सारकोमा, ठीक है, सारकोमा बोलते हैं। अगर ब्लड का हो तो उसे हम ल्यूकीमिया बोलते हैं। और अगर लिम्फ का हो तो उसे हम लिम्फोमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब बर्किट लिम्फोमा यानी कि लिम्फोसाइट्स पर इसने बी सेल लिम्फोसाइट पर किया है। तो बी सेल लिम्फोमा और बर्किट लिम्फोमा और साथ में नेजोफेरेंजियल कैंसर कॉज कराते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। और हेपेटाइटिस बी और सी का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी भी है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज कराते हैं, ठीक है। ज़ाहिर है लीवर की डिजीज़ के अंदर है तो लीवर की डिजीज़ है तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इसने कॉज कराया है। इसके अलावा ह्यूमन हर्पीज़ वायरस टाइप 1। हर्पीज़ वायरस आपको याद हो कि हमने एफएससी के अंदर पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने कहा था कि एपिथेलियल लाइनिंग जो होती है ना, सॉरी, मेसेनकाइमल सेल्स पर एक्ट करती हैं। आपको याद होगा हमने देखा था कि मेसेनकाइमल सेल्स पर एक्ट करती है जिसकी वजह से ना हमारे लिप्स के ऊपर जो है वो कुछ कलर बनी कि रेड पर्पलिश कलर के कुछ स्पॉट्स बन जाते हैं। तो एक्चुअली ये जो हर्पीज़ वायरस है ना ये कपूसी कार्सिनोमा काज कराते हैं। और कौन सा कार्सिनोमा, इसके अंदर ना रेड पर्पल कलर के ना पैचेस बन जाते हैं हमारी स्किन के नीचे, डिफरेंट टिश्यू, जैसे कि हमारे माउथ, नोज़ या थ्रोट की जो स्किन है ना उसके नीचे जो है ना वो रेड पर्पल कलर के पैचेस बन जाएंगे। तो ये वो वाली, इसे शायद ऐसे ही पढ़ते हैं, कपूसी कार्सिनोमा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अच्छा, बाकी तो हमें याद हो जाएंगे, जैसे कि हर्पीज़ वाले हैं, इधर बी आ गया तो बी लिम्फोमा, बी सेल लिम्फोमा आ जाएगा। हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस आ गया तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हर्पीज़ वाला भी हमें कुछ याद रह जाएगा कि हमने एफएससी में पढ़ा था कि वहाँ पे कलर्ड जो सार्कोमा बन जाते हैं, मेसेनकाइम इम्पैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कपूसी कार्सिनोमा आ जाएगा। और पेपिलोमा को हमने कैसे याद रखना है, देखिए यहाँ पे जो है ना PAP यानी कि पापा और MA यानी कि मामा, ठीक है। पापा और मामा अगर आ गए ना तो कैंसर किसका हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली चांस है सर्विक्स का हो जाए, ठीक है। तो आई नो ये फ़नी है लेकिन आपने इस तरह से याद रखना है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ना कैंसर और सर्विक्स काज कराता है। उसके बाद ह्यूमन T सेल ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया यानी कि ये ब्लड के अंदर कोई कैंसर होगा तो अडल्ट T सेल ल्यूकीमिया काज कराता है। तो ये भी हमें याद रह जाएगा, ह्यूमन T सेल ल्यूकीमिया वायरस टाइप 1 जो है अडल्ट T सेल ल्यूकीमिया काज कराता है। तो हमारे यहाँ पे इसके कॉजेज़ कंप्लीट है। अब हमारे पास बात आ जाती है मैकेनिज़म्स की। तो मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे देखें मैंने बोला था कि कॉजेज़ इसके ये 3 हमने इनकी डिटेल देख ली। अब हम मैकेनिज़्म देख रहे हैं कि मैकेनिज़्म किस तरह से, मैंने आपको मैकेनिज़्म बताया था म्यूटेशन के थ्रू हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स को कन्वर्ट करा सकते हैं ऑन्कोजीन्स के अंदर। तो म्यूटेशन फॉर एग्जांपल अगर RAS ऑन्कोजीन्स के अंदर हो जाए जिसकी वजह से GTPase की एक्टिविटी बढ़ जाए। अगर GTPase क्या है, ग्रोथ फैक्टर है, ग्रोथ फैक्टर यानी ग्रोथ कराता है ना। तो अगर RAS जीन के अंदर हमारी म्यूटेशन हो गई और वो GTPase की एक्टिविटी बढ़ गई तो उसकी वजह से ज़ाहिर है हमारे पास एडिनाइल साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और ट्यूमर कॉज हो जाएगा। इसके अलावा प्रमोटर इंजर्शन, इन्हेंसर इंजर्शन, ये दोनों में क्या है कि अगर वायरल फैक्टर्स अभी हमने देखे ना वायरल डिजीज़ वाले, तो अगर इसमें वायरस कुछ इस तरह का है कि वो अपना प्रमोटर रीजन जो है इस जीन के अंदर प्रोटो ऑन्कोजीन के साथ अपना प्रमोटर रीजन अटैच कर दे, या फिर अगर इन्हेंसर रीजन अपना अटैच कर दे प्रोटो ऑन्कोजीन्स के साथ, तो वो म्यूटेशन हो जाएगी जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, ठीक है।
जनरली एक्टिवेट कर देती है इसको, यानी कि जब प्रोटो ऑन्कोजीन्स के साथ वायरस का प्रोमोटर रीजन या फिर इन्हेंसर रीजन अटैच होता है तो एक्टिवेट हो जाती है और कन्वर्ट हो जाती है ऑन्कोजीन्स के अंदर। इसके अलावा क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन भी हो जाती है। ट्रांसलोकेशन किस तरह का प्रोसेस है कि जो है ना क्रोमोसोम का एक रीजन जो है ना स्प्लिट, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 क्रोमोसोम इस तरह से पड़े हुए हैं, यहाँ से वो थोड़ा सा पीस जो है ना यहाँ से उतरेगा और जाके इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो इधर जो है पहले भी एक जीन था, दूसरा जीन भी, जब 2 जीन्स हो जाएंगे तो उनका फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्हांस हो जाएगा। तो इस तरह क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन भी इसको बढ़ा देती है। इसके अलावा जीन एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पे क्या होता है, जीन एम्प्लीकेशन में क्या है, ज़्यादा कॉपीज़ बनना शुरू हो जाती है, मल्टीपल कॉपीज़ बनना शुरू हो जाती हैं उस जीन की, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जी जाहिर बात है ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हुई हैं, ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर वहाँ पे ऑन्कोप्रोटीन्स कॉज कराते हैं और कैंसर होता है। अच्छा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेबल जो है ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के अंदर किस तरह से चेंज आता है कि वो कैंसर कॉज कराती है हमारा डिफरेंस। मैं वो सब चीज़ आपको बता रही हूँ जो कि जो पेपर्स के अंदर आती है, एग्जाम्स के अंदर आती है। सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ चैप्टर के अंदर, और यही अगर आप कर लें तो सारा पेपर मतलब जो भी इससे क्वेश्चन MCQ जो भी आएंगे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। खैर, अब हम इनके डिफरेंस की तरफ आते हैं। ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ऑन्कोजीन्स के अगर एक ही एलील के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो उससे भी जो है ना कैंसर कॉज हो सकते हैं, लेकिन अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन के एक जीन के अंदर हो तो उससे कैंसर कॉज नहीं होगा। दूसरा जीन अगर डोमिनेंट है तो वो फंक्शन परफॉर्म करेगा अपना। यहाँ पे दोनों एलील का इफेक्टेड होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे अगर यानी कि इसमें कैंसर तब होगा ना जब अपना यानी कि उस गेन ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या गेन ऑफ फंक्शन होगा तो ऑन्कोजीन अपना यानी कि तभी कैंसर होगा। अगर ऑन्कोजीन का गेन ऑफ फंक्शन होगा तभी कैंसर होगा, लेकिन यहाँ पे उसके लॉस ऑफ फंक्शन होता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन वर्क नहीं कर पा रही होती। यहाँ पे ये सोमेटिक सेल्स के अंदर होता है, इस वजह से इनहेरिटेड नहीं होता। जाहिर सोमेटिक सेल्स इनहेरिटेड नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जर्म सेल्स के अंदर भी हो सकता है और सोमेटिक सेल्स के अंदर भी हो सकता है, यानी कि हेरिटेबल भी है, मतलब इनहेरिटेड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसकी टिश्यू प्रेफरेंस जो है इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, जबकि इसकी टिश्यू प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेसिफिक होती है। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम ट्यूमर सप्रेसर जीन में एग्जांपल RB जीन की लें तो ये रेटिना पर एक्ट करती है और रेटिना पर एक्ट करके ये रेटिनोब्लास्टोमा काज कराती है। यानी कि ये देखिए कितनी स्पेसिफिसिटी है कि सिर्फ रेटिना पर एक्ट कर रही है, पूरी आई को छोड़ के, पूरी बॉडी को छोड़ के कहाँ पर एक्ट करी है, रेटिना पर एक्ट करी है, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा काज कराती है। हम इसको थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ पर। इसकी टिश्यू प्रेफरेंस नहीं होती। तो अब इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या आ जाता है कि ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ बतानी है। एक तो हमने की हुई है P53, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे केयर टेकर के तौर पर एक्ट करती है, कैसे वो एक्ट करती है गेट कीपर के तौर पर, ठीक है। इसको तो चले हम छोड़े, इसको तो हमने डिस्कस अब करना ही नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं MYC, जो कि मैंने आपको बताया था ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ठीक है। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है MYC, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिलीज़ करती है। तो ये MYC जो है DNA बाइंडिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिलीज़ करती है और ये सेल ग्रोथ, सेल प्रोपगेशन, ज़ाहिर DNA रेप्लिकेशन को ये कॉज करवाती है। तो ये क्या चीज़ हमारी ज़ाहिर है ऑन्कोजीन है, ठीक है। हमने ऑन्कोजीन्स के अंदर इसको पढ़ा था। तो MYC हमारी क्या है, ऑन्कोजीन्स है, OG है। उसके बाद P53 जो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इसको हमने पढ़ लिया था। उसके बाद RAS हमारा जो है दूसरी ऑन्कोजीन है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता दिया था कि GTPase है, ठीक है। मैंने बताया था ना GTPase RAS है, तो ये हमारे पास GTPase के तौर पर एक्ट करती है। यहाँ 3 टाइप की मेनली होती है, KRAS, HRAS और NRAS, यानी कि खान KHN, ठीक है। कौन सी है, KHN, KRAS, HRAS और NRAS जो है ये होती हैं। अगर में म्यूटेशन हो जाए तो वैरायटी ऑफ कैंसर हो जाता है। उसके बाद RB प्रोटीन, RB का भी हमने जो है मैंने आपको थोड़ा सा आपको वो बता दिया था, इसका ओवरव्यू देखें। यहाँ पे मैंने बोला था कि RB प्रोटीन जो है ना इलोंगेशन फैक्टर 2 के साथ बाइंड करती है और जब तक इसकी फॉस्फोराइलेशन ना हो जाए ना, ये इलोंगेशन फैक्टर 2 को रिलीज़ नहीं करती और इसकी यानी कि ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन या जो भी ट्रांसक्रिप्शन हो रही है तो उसको नहीं होने देती। तो RB यही हमारी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। 2 हमारे पास यहाँ पे ट्यूमर सप्रेसर जीन है, एक P53 और दूसरा RB, इसको हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। इन दोनों को हमने पहले ही पढ़ लिया था। उसके बाद हमने MYC जो हमारी ऑन्कोजीन है और RAS जो कि हमारी ऑन्कोजीन है। तो RB के बारे में मैंने को सिंपली बताया था कि इलोंगेशन फैक्टर 2 को जाके इनकवर कर लेती है। जब तक के काइनेशन नहीं होगी उसकी तब तक जो है ना हमारी इलोंगेशन नहीं हो पाएगी। और ये थोड़ा सा हमने यहाँ पर भी देखा कि RB जो है वो रेटिना पर डायरेक्टली एक्ट करती है और मैंने को बताया था कि रेटिनोब्लास्टोमा काज करती है। तो ये हमारा टेबल जो कि बहुत मुश्किल लगता है बच्चों को अक्सर देखने में, तो कितनी ईजी सी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि MYC के बारे में आपने बस ये याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पर एक्ट करता है
और जो है ना इसी वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ज़ाहिर है तो सेल ग्रोथ, सेल प्रोपगेशन और रेप्लिकेशन वगैरह में P53 के वही दो मैकेनिज़्म के थ्रू, और RAS जो है इसमें K, H और N जो हैं, और ये GTPase के थ्रू के तौर पर एक्ट करती हैं और हमारी सेल ग्रोथ करते हैं। अगर इसमें डैमेज हो तो कैंसर हो जाएगा। और RB के बारे में ये रखना है कि इलोंगेशन फैक्टर 2 की बाइंड करके रखते जब तक कि काइनेशन नहीं होगी, रिलीज़ नहीं होगा और हमारे पास वो नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगी। और मेनली जो है ना ये करती है हमारी रेटिना पर, वहाँ पे इसकी मेजरली म्यूटेशन होती है, ठीक है। मेजरली इसकी म्यूटेशन कहाँ होती है? RB जीन जी उधर रेटिना पर, और रेटिनोब्लास्टोमा काज कराती है। आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। और अभी तक के लिए प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें ताकि जो मेहनत हम करते हैं आपको बताने में और उसका थोड़ा फ़ायदा हमें मिले, थोड़ी खुशी मिल जाए। तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करें उसका आपको जो है नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।